ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे ई स्टडी विजन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 साइंस का क्लास 10th का इंटेक्स क्वेश्चंस के लेकर आई हूँ सॉल्यूशंस इसमें। तो आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अंत तक देखना है ताकि आप इसका प्रॉफिट ले सकें। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 243 पर, और ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, साथ साथ पहले आप ये देखिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी होते क्या हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं। अब गुड कैसे कहलाए जाएंगे, ये गुड तब तक कहलाए जाएंगे जब जब उनके पास प्रॉपर्टीज होंगी इस तरीके की, कैसे कि बहुत सारा वो हीट दे, हमें बहुत सारी एनर्जी दे, बहुत सारा वर्क करके दे। अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। साथ साथ इजीली अवेलेबल हो, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो, इकोनॉमिकल हो, पोल्यूशन ना करे, हमारे आसपास के वातावरण को खराब ना करे, स्मोक ना प्रोड्यूस करे ज़्यादा। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं हमारे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। तो फ्यूल भी हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही होता है। और गुड कैसे कहलाया जाएगा ये, जब वो इजीली अवेलेबल होगा, साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा जब उसे जलाया जाएगा। ओके, इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो अगर उसकी, और अगर उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो, ठीक है, हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस ना करे, स्मोक को प्रोड्यूस ना करे, और कन्वीनियंट हो स्टोर करने में, सेफ हो ट्रांसपोर्ट करने में, इजी हो हैंडल करने में। सारी ही चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड। अपने खाने को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए अगर आपको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना है तो आप किसको यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, ये भी आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने घर के सिलेंडर्स में क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी। इसका फुल फॉर्म भी देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करके देता है हमें बर्न होने पर। साथ साथ ये स्मोकलेस फ्लेम को भी प्रोड्यूस करता है और एयर पोल्यूशन नहीं कॉज करता। साथ साथ जो हमारी एलपीजी होती हैं वो पॉइजनस गैसेस भी प्रोड्यूस नहीं करती और बहुत सारे एशेस को भी पीछे नहीं छोड़ती हैं अपनी, है ना। इसलिए हम एलपीजी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोला है नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस भी एक तरीके की गैस है जो हमारे फूड को कुक करने में, हीट करने में यूज़ की जाती है। और ये भी, इसके भी यही कारण है क्यों यूज़ की जाती है ये, क्योंकि ये आसान होती है यूज़ करने के लिए, अवेलेबल होती है इजीली ट्रांसपोर्ट भी होती है एक जगह से दूसरी जगह, और आसानी से बर्न होने पर बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें स्मोक प्रोड्यूस करके नहीं देती है, बहुत सारी हीट देती है, और साथ साथ ये हाईली इनफ्लेमेबल भी होती है। ये सारी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप एलपीजी भी बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि कुकिंग गैस हम जो गैस सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं वो एलपीजी ही होती है, ठीक है। साथ में आप इसको भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 248 पर। इसमें कहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अभी हम देखते आ रहे हैं भाई, फॉसिल फ्यूल्स के तो बहुत ही एडवांटेजेस हैं। अब इसमें पूछे गए डिसएडवांटेज, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, क्यों हम इसे यूज़ कम करना चाहिए। तो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि जो हमारे जैसे फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना। और ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं। तो इनके डिसएडवांटेज सबसे पहला तो यही है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, अगर एक बार ये ख़त्म हो जाते हैं तो आसानी से ये अवेलेबल नहीं हो सकते हमारे लिए, और आगे का फ्यूचर की जो जनरेशन वो तो उसे इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगी। करेक्ट, समझ रहे हैं आप मेरे सभी बातों को। अब नेक्स्ट और भी हम इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को तो ये लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन भी, कोई कोई तो पोल्यूशन भी तो क्रिएट करते हैं।
तो इस तरीके से इस टाइप की कुछ गैसेस जो हमारे वातावरण को पोल्यूट करती हैं, वो भी इनमें से कभी-कभी रिलीज़ होती हैं। तो यही सारे हमारे डिसएडवांटेज होते हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने के, ठीक है? यहाँ पे देखिए, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम जो है प्रोड्यूस करते हैं पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एयर पोल्यूशन को करते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे ही हमारे एयर में मिलके हमारे एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। साथ साथ एसिड रेन को भी कॉज करते हैं, एयर में मिल जाते हैं जब रेन पड़ती है। इन्हीं हमारे सबको पता होगा आई थिंक कि जैसे हमारा सल्फर होता है, सल्फर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और जब ये हमारे वाटर में मिल जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। इस तरीके से हमारी एसिड रेन प्रोड्यूस होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से, और ये सॉइल को भी इनफर्टाइल करते हैं, साथ साथ पानी पीने वाला को भी पोल्यूट करते हैं। इस वजह से हमारे फॉसिल फ्यूल्स हार्मफुल होते हैं। और जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो ये गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, हीट कर देती है, इतनी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में हीट प्रोड्यूस करती है, जो ग्लेशियर्स वगैरह होती हैं वो पिघलने लग जाते हैं, है ना, और फ्लड आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्यों हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए देख रहे हैं इधर से उधर, है ना, क्यों हम सोच रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेट भी होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी का, हमें एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक आप सभी के पास मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, नॉन रिन्यूएबल है। अगर नॉन रिन्यूएबल हैं तो एक ना एक दिन तो इनको ख़त्म होना ही है। अगर हम अंधाधुंध इनका इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, और फिर फ्यूचर जनरेशन तो यूज़ ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं अर्थ पर, वो लिमिटेड हैं। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिटेड ही तो हो गया, नॉन रिन्यूएबल है तो इनको दोबारा तो बनाया नहीं जा सकता है। ये अर्थ में बहुत, हम जब डिग करते हैं तब जाके हम ओशियन से और अर्थ से निकालते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें प्रोसेस होते हैं तब जाके हम इनको यूज़ कर पाते हैं। तो ये लिमिटेड होते हैं और ये बहुत टाइम तक नहीं रहने वाले हैं अगर हम इनका अंधाधुंध यूज़ करेंगे तो। साथ साथ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी होते हैं इनके पोल्यूशन के। दोनों को ही बर्न करने पे फॉसिल फ्यूल्स हो गए जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्टेज को भी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर पावर में जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करते हैं। इसीलिए हम ऑल्टरनेट को भी देखने की कोशिश आजकल साइंटिस्ट जो हैं थोड़ा इन पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। किस तरीके से जो ट्रेडिशनल यूज़ है विंड का, ट्रेडिशनल यूज़ जो पहले यूज़ करते थे हवा वगैरह का, वाटर एनर्जी का, अब किस तरीके से उसे और मॉडिफाइड किया गया है हमारे यूज़ के लिए, कन्वीनियंस के लिए, हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए, किस तरीके से और उसे मॉडिफाइड किया गया है। पहले क्या था कि जो विंड मिल्स थे वो यूज़ किए जाते थे ताकि विंड एनर्जी जो है मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाए, है ना, लिफ्ट कराने में, ड्रॉइंग वाटर कराने में, वेल से वाटर निकालने में, कुएं से वाटर को निकालने में, या किसी चीज़ को लिफ्ट कराने, मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए। और आजकल क्या हो गया है, जो विंड मिल्स हैं हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और विंड मिल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, वो जो है क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी जब चलना शुरू करता है, विंड मिल की जो पहिए होते हैं वो चलते हैं बहुत तेज़ी जब चलने लग जाते हैं, तब जाके वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ये मॉडिफाइड आया, पहले जो है उसको मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाता था, अब इनको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ट्रेडिशनल यूज़ है एनर्जी का, पानी बहुत तेज़ी से जो बह रहा है, फ्लोइंग वाटर है, उसको किस तरीके से मॉडिफाइड किया है, इसको हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए मॉडिफाइड किया है। क्या, वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, पावर प्लांट, तो वाटर जो चल रहे हैं उनमें टर्बाइंस वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि जितनी ही तेज़ी से उसमें पानी का बहाव आए वैसे ही उसकी जो टर्बाइंस है मूव करें, और जब वो मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, आप गलत मत समझना, वो काइनेटिक एनर्जी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहाव है, चलने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी उसमें जितना वाटर खड़ा होगा उसकी वजह से, हाइट की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर टर्बाइंस मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस तरीके से पानी के बहाव को मॉडिफाइड किया गया है। देखिए, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, वहाँ पे जो एनर्जी है फॉलिंग वाटर की या फ्लोइंग वाटर की, जो जितना मात्रा में पानी पड़ रहा है, तेजी से बहाव आ रही है उसकी या बहाव के साथ आ रहा है, वो टैप किया जाता है बाय यूजिंग अ वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन उधर नीचे लगा दिए जाते हैं ताकि वहां पे जनरेटर को ड्राइव कर लिया जाए इनसे, ठीक है। साथ में जो वाटरफॉल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की तरह, कि वहां पे पानी भी खड़ा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है वो। और जब वाटर पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी है वहां पे, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, तो वहां पे क्या होगा, एंड एनर्जी जो है इस टाइप की वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रिसिटी में टरबाइंस की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी, जो फ्लोइंग वाटर है हमारा, उनको हाइड्रो पावर प्लांट से मॉडिफाइड किया गया है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 253 पर, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर के लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन, कौन सा मिरर हमें यूज करना है, ठीक। तो एक कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। तो ये बेस्ट होता है हमारा कॉनकेव मिरर, सूट करता है ये हमारे सोलर कुकर में, क्योंकि यहाँ पे जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है वो कन्वर्ज करता है हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ सन की रेज को। जो सन है, सन से जो हीट निकल रही है रेस के फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है, एक छोटे से एरिया में उसके फोकस पर, जिसके वजह से वहाँ हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी चीज़ वहाँ रखी गई है वो हमारी गर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो सोलर कुकर हैं वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, एक कॉनकेव मिरर है वो यूज किया जाता है हमारे सोलर कुकर में, क्योंकि ये यूज होता है हमारे हीट ऑफ द सनलाइट टू कुक फूड। हीट से जो सन की रेज निकल रही हैं उसकी हीट से फूड को बनाने के लिए। और किस तरीके से होता है मैंने आपको बता ही दिया है। जो मिरर है वो फोकस करता है, जितनी भी उसके ऊपर लाइट पड़ रही है सन की, उनको एक ही पॉइंट पे, फोकस पे पॉइंट आउट करता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। और जहाँ टेम्परेचर है उस पॉइंट पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ने के वजह से, गर्म होने के वजह से जो भी चीज़ वहाँ रखी हुई है वो पक जाती है, कुकिंग हो जाती है, हीटिंग, ठीक है, फूड की। इस तरीके से सोलर कुकर वर्क करता है और इसमें हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड रिफ्लेक्टर है, बहुत एनर्जी जो होती है, हीट जो होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है लार्ज अमाउंट में, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं एक फोकस पर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे बहुत प्रॉफिट लें और खुश हो जाएं कि भाई हाँ, हमें ऐसा है कोई पढ़ाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज का। इसमें कहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। ओशियन से जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक। तो अब इनकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, ओशियंस वगैरह में जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस ऑब्टेन होती है उनसे एनर्जी, तो जो हमारी फॉर्म होती है एनर्जी की, जो हमें ओशियन से मिलती हैं, वो हमारी टाइडल एनर्जी होती हैं, वेव एनर्जी होती हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी होती है, ये सारी ही एनर्जी हमें मिलती हैं, सबको पता भी होना चाहिए, ठीक है। लो एंड हाई वेव्स की वजह से टाइड्स बनते हैं और ओशियन थर्मल एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से ऑब्टेन होती है हमें जो एनर्जी है ओशियन से मिलती है 3, ठीक। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। यहाँ पर हमारा सेवरल लिमिटेशंस भी है इनकी, क्या है अब वो देखते हैं। जो हमारी टाइडल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ अर्थ एंड मून। आई थिंक आप सभी को, सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा
कि हमारी जो अर्थ और मून का पोजीशन है, सन का, अर्थ मून सन इन तीनों का है, वही उसी पर डिपेंड होते हैं हमारे टाइड्स, लो एंड हाई टाइड जो होते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं, और टाइडल एनर्जी भी उन्हीं पे डिपेंड करती है। साथ साथ हाई डैम जो होते हैं वो चाहिए होते हैं हमें टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। बड़े बड़े डैम्स नहीं हैं तो प्रॉब्लम, बड़े डैम्स बनाओ पहले तो, और डैम्स बना के जो नदी है उसको खराब करो, है ना, उसमें कोई ना कोई तो दिक्कत होगी। नदी में जो डैम बनाया जाएगा बीच में, उसमें दीवार से लगा दी जाएगी। वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स जो हैं वो चाहिए होती हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। थोड़ा सा वेव से कुछ नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स चाहिए होती हैं। साथ साथ टू हार्नेस ओशियन थर्मल एनर्जी एफिशिएंटली, अच्छे से करने के लिए हमें थर्मल एनर्जी को, जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, हमारे ओशियन के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो हमारा, एंड जो डेप्थ होती है वाटर की वो कोल्ड होनी चाहिए, मस्ट भी 20 डिग्री सेल्सियस और या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर का सरफेस हॉट होना चाहिए, नीचे का सरफेस कोल्ड होना चाहिए। अब ये सारी सिचुएशन बनेंगी तभी हमारी सारी चीज़ें काम करेंगी, और नहीं बनेंगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से ये सारी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे, ये लिमिट करती हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी में, ओशियंस में, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लिमिटेशन इसीलिए तो है कि हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेशंस यही होती हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट। तो जियोथर्मल क्या होगा, ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो एनर्जी जो ऑब्टेन होती है अर्थ से। मैंने बोला जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट या एनर्जी, तो वो एनर्जी जो हमें हीट अर्थ से मिलती है। द एनर्जी जो कि हमें ऑब्टेन होती है हॉट स्पॉट से, गर्म इलाके जो होते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें हीट चाहिए, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अर्थ से। तो कहाँ मिलेगी, ऐसे तो है नहीं कि नॉर्मल मथुरा में आपको मिल जाएगी, है ना, हॉट स्पॉट्स में ही तो मिलेगी, बहुत गर्म इलाकों में ही तो मिलेगी हीट, जो कि फॉर्म करते हैं जब मोल्टन रॉक्स जो हैं कोर में, हमें पता है ना हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मेटल, कोर। तो अर्थ के कोर में जाके वो जहां पर मोल्टन रॉक्स पाए जाते हैं वहां पर हमें मिलते हैं, बनते हैं ये, ठीक है, ऑफ द अर्थ, और पुश किए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में ऊपर की तरफ। हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं, और जियोथर्मल पावर प्लांट्स को भी बनाने के काम आते हैं हमारे हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। आपको सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी में यही पता होना चाहिए, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट या एनर्जी। तो वो हीट या एनर्जी जो हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ से मिलती है, वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी होती है। और ये कहाँ से मिलेगी, जहाँ सबसे ज़्यादा हीट पाई जाएगी, और हीट कहाँ पाई जाती है, हॉट स्पॉट्स में, जो कि कहाँ बनता है हमारा, मोल्टन रॉक्स। जब बहुत ज़्यादा मोल्टन रॉक्स जो है हमारे कोर में बनते हैं तब जाके ऊपर की तरफ अर्थ क्रस्ट में पुशअप किए जाते हैं, वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे जियोथर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा, वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, आई थिंक कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, सभी आंसर लिख देंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो एक पर यूनिट मास में, राइट, और ये स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए ये भी हमारी अच्छी होती है, एडवांटेज होते हैं। इसके साथ साथ फिजन जो होता है, एक एटम ऑफ यूरेनियम, आई थिंक सबको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी वो कैसे बनती है, जब यूरेनियम जो है उसका फिजन होता है तब बनता है, 1 एटम ऑफ यूरेनियम का फिजन होता है, और यही 100 मिलियन टाइम्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एक ही एटम जो है बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। साथ साथ जब 4 हाइड्रोजन एटम जो है फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं, तब भी हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हमारी लगभग 27 MeV के बराबर होती है, ठीक है, मेगावाट के बराबर होती है। तो सोचिए आप, ये सारी चीजें क्या हैं, अच्छाइयाँ ही तो हैं हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की, इसीलिए सारी ये हमारी क्या है, एडवांटेजेस हैं। तो आप लिख लोगे लार्ज अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी से, साथ में ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होता है, क्लीन एनर्जी होती है ये, और एक एटम ऑफ यूरेनियम को फिजन करने पर
100 मिलियन टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फ्यूजन होता है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम का, तब जाके 27 मेगावाट का एनर्जी मिलती है। इतना कुछ हो रहा है तो भाई फायदा तो है ही। तो आप आराम से 4-5 पॉइंट आराम से लिख लेंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 253 पर। ये कह रहा है कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री। क्या कोई हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है वो एकदम प्योर पोल्यूशन फ्री हो सकता है? क्यों और क्यों नहीं? अगर हो सकता है तो बताइए क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो बताइए क्यों नहीं हो सकता। तो एक बात मैं आपको रियलिटी बता दूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ही वो पोल्यूशन फ्री हो। कुछ ना कुछ तो वो पोल्यूशन करता ही है, थोड़ा बहुत ही करे बट करता ही है। हर एक का और एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी होती है वो हमारे डिस्टर्ब करते ही हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है, किसी भी वे में। जैसे कि अगर तुम विंड जनरेटर का ही ले लो, सोलर कुकर का ही ले लो, सोलर सेल्स का ही ले लो, ये भी तो ऑब्टेन होते हैं एनर्जी को, ये भी तो यूज होते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ये हमारे पोल्यूशन फ्री होते हैं, लेकिन पोल्यूशन फ्री हैं बट जो प्रोसेस होता है इसके अंदर मटेरियल बनाने में, है ना, इन एनर्जी डिवाइसेस को, तब तो पोल्यूशन होता ही है कुछ ना कुछ। इसीलिए वो डैमेज भी कुछ ना कुछ करता ही है एनवायरनमेंट को, किसी अदर तरीके से कर रहा है, उसके प्रोसेस में कर रहा है, तब नहीं कर रहा है तो कर तो रहा है ना। तो हम रियलिटी में बोल सकते हैं कोई भी ऐसा होता ही नहीं है जो प्रॉपरली पोल्यूशन फ्री हो। तो नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी पोल्यूशन फ्री। हर एक जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसमें कुछ ना कुछ टाइप ऑफ पोल्यूशन होता ही है। जैसे कि वेस्ट ले लो न्यूक्लियर रिएक्शन का, वो हमारा काफ़ी डेंजरस होता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया जैसे कि विंड जनरेटर है, सोलर कुकर है, सोलर सेल्स हैं, ये भी यूज़ होते हैं हमारे एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ये पोल्यूशन फ्री है, मैं ये नहीं कह रही कि पोल्यूशन करते हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, है ना, तब तो कुछ ना कुछ पोल्यूशन होता ही है और डैमेज होता ही है एनवायरनमेंट को। तो इस तरीके से पोल्यूशन फ्री प्रॉपरली नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन हैज बीन यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। वुड यू कंसिडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी। क्या आप इसको सीएनजी से ज़्यादा क्लीनर फ्यूल कंसिडर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो क्यों, और नहीं कर सकते हो क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है ना वो एक क्लीनर फ्यूल ही है हमारे सीएनजी से। सीएनजी ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है। क्यों है? क्योंकि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा वाटर तो हार्मलेस होता ही है, सबको पता है। जबकि अगर हम सीएनजी को बर्न करते हैं तो सीएनजी प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, दोनों को ही, वाटर भी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड करवाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और अगर ज़्यादा एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा लॉन्ग रन तक अगर। तो इस तरीके से जो हमारी सीएनजी से भी अच्छी जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, इसीलिए हम इसको रॉकेट फ्यूल की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है हमारी सीएनजी से भी ज़्यादा। सिर्फ हमारी वाटर को प्रोड्यूस करती है जब इसको बर्न किया जाता है, बट सीएनजी जो है वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करती है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 243 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है नेम एनी टू एनर्जी सोर्सेस के नाम बताने हैं आपको, 2 एनर्जी सोर्सेस के, दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल, जो आप सोच सकते हैं कि वो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं एनर्जी के। रिन्यूएबल सबको पता है कि दोबारा नवीनीकरण दोबारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और अपना जो भी आप चॉइस बताओ उसका रीज़न भी बताना है आपको कि क्यों आप बोल रहे हैं, ठीक है। 2 रिन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं, मान लो जैसे मैं बोल रही हूँ रिन्यूएबल सोर्सेज, तो इसमें आप और भी बता सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी ले लीजिए, ये भी तो हमारा एक रिन्यूएबल सोर्सेज है एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से एनर्जी बनाई जा रही है। बायोमास एनर्जी ले लीजिए, बायोमास एनर्जी इसमें क्या होता है? वुड, इसमें कंटेन करता है ना ये वुड में,
ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जो अगर हम ट्रीज को कट करते हैं फॉरेस्ट से वुड लेने के लिए, तो और ज़्यादा ट्रीज जो है वो ग्रो कर जाती है फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ टाइम के बाद, है ना। तो इस तरीके से हम दो चीज़ों को, हाइड्रो एनर्जी को और बायोमास एनर्जी को ले सकते हैं। और देख लीजिए, और भी मैंने इसमें भी लिखा है, दिया है आपको, सॉरी, जैसे कि जो एनर्जी हमारी डेराइव होती है सन से जो एनर्जी डेराइव हो रही है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। अब सन तो खत्म होने वाला है नहीं तो इजीली, है ना, पता नहीं कब तक खत्म होगा भी नहीं होगा। तो सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है फ्यूजन से, हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन होता रहता है, सबको पता ही है आई थिंक। हमारे सन में दो गैस पाई जाती हैं, इनका फ्यूजन होता रहता है, वो हाइड्रोजन हीलियम ही होती है। हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है, हीलियम थोड़ी कम मात्रा में होती है, लेकिन दोनों ही पाई जाती हैं। फ्यूजन जो होता है हीलियम का हैवी एलिमेंट के साथ, और इस तरीके से बनती जाती है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम जो है प्रेजेंट होती है हमारे सन में। और सन जो है उसके पास बहुत ईयर्स हैं, वो जलता रहेगा। इसीलिए हमारे सोलर एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। विंड को बोल सकते हैं, विंड तो चलती रहेगी जब तक पृथ्वी है भाई। विंड एनर्जी डेराइव होती है हमारी फास्ट ब्लोइंग एयर से, सबको ही पता है। विंड एनर्जी विंड मिल्स के द्वारा हार्नस किया जाता है इसको। ऑर्डर टू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एयर ब्लो करती है, और बिकॉज अनइवन हीटिंग होती है हमारी अर्थ की, तो जो हमारी हीटिंग है अर्थ की वो कंटिन्यू करती जाएगी, और वो विंड तो चलती जाएगी ऑलवेज, ऐसा तो है नहीं कि रुक जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही हमारी क्या है, दोनों ही हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और भी मैंने बोला आपको, हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से बनती है एनर्जी, बायोमास एनर्जी जो वुड में कंटेन करती है जब वुड को जलाते हैं हम, तो ये दोनों ही हमारे कैसे रिन्यूएबल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टिबल। ऐसे 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम बताइए जो एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल मीन्स खत्म हो जाएंगे, और आंसर भी बताइए आपकी चॉइस के लिए। एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो मतलब दोबारा से बार बार रिन्यूएबल नहीं हो सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल भी उन्हीं को कहते हैं। तो जैसे हमारे कोल हैं, पेट्रोलियम है, ये हमारे 2 एग्जॉस्टिबल सोर्सेस हैं। ठीक, यहाँ पे आप इसको वुड को मत लिखिए, क्योंकि फॉरेस्ट में कुछ टाइम बाद वुड तो इंक्रीज कर ही जाता है ना, इसको मत लिखिए। आप कोल को लिखिए, पेट्रोल को लिखिए, ये सारे ही हमारे क्या नॉन रिन्यूएबल हैं और एग्जॉस्टिबल हैं। कोल, पेट्रोलियम। तो इसमें 2 ही देने हैं ना, तो आप कोल लीजिए, पेट्रोलियम लीजिए, इतना ही काफ़ी है। एंड मेरी वीडियो भी हो चुकी है, तो वुड को याद रखना, कट कर देना। फॉरेस्ट से अगर हम वुड को लेते हैं तो एक टाइम बाद फॉरेस्ट में वुड तो आई जाती है, दोबारा से प्लांट ट्रीज उग जाते हैं। कोल और पेट्रोलियम को लेते हैं, मैं आपको इसको समझाते, कोल और पेट्रोलियम को क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो हमारा कोल और पेट्रोलियम होते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे अर्थ में बनते हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है बनने का, राइट। और जो कोल पेट्रोलियम हमारे प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, है ना, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं बनने के लिए, इकट्ठे होने के लिए। और इसी तरीके से अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स ले रहे हैं और अगर हम इनका इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या होगा, वो बनना तो खत्म हो जाएगा, बट बनने में टाइम लग रहा है और हम इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे अर्थ क्रस्ट से जो है वो फिनिश हो जाएंगे। इसीलिए हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एग्जॉस्टिबल होते हैं। ठीक है, हमारे कोल एंड पेट्रोलियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।